जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा में सुरक्षा बल ने 24 घंटे में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है, जिस पर 2 पुलिस वालों की हत्या के अलावा कई दूसरी आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप था। इसके अलावा एक दिन पहले पुलवामा में ही सुरक्षा बल ने आतंकी शाहिद बशीर शेख को भी ढेर किया था, जबकि आतंकी श्रीनगर में मारा गया था, जिसका नाम तंजील था। तंजील और शाहिद बशीर श्रीनगर के दवा कारोबारी मखन बिंद्रू और 2 टीचर्स सुपिंदर और दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। ये 24 घंटे में 4 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, जिनमें एक लश्कर का टॉप कमांडर था, जो कि पुलिस की हिट लिस्ट में था। सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया। फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया, क्योंकि बिल्डिंग जो है कंक्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें एमजीएल लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ हटा रहे हैं हम लोग। अभी भी अंदर से फायर आया है। ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट्स हैं? 2 टेररिस्ट है, जिसमें एक उमर खांडेव जो है, जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था, बागत में जो हमारे 2 पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, एलईटी का जो कमांडर है उमर मुश्ताक खांडेव पंपोड़ का ही है, वो भी इन्वॉल्व इसमें है। तो अभी आपको लगता है द सिचुएशन इज वेरी वोलेटाइल सर? टोटल एनकाउंटर्स की तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ यहाँ से मिल रही है। बिल्कुल, अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 अभी फंसा, अभी थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। सर अभी अगर देखा जाए सिचुएशन इज वोलेटाइल बिकॉज बैक टू बैक इनकाउंटर्स यहाँ पर हो रहे हैं आफ्टर सिविलियन किलिंग्स, तो आपको लगता है कि सो मेनी लीडर्स आर रेज क्वेश्चंस ऑन पुलिस की यहाँ पर ब्रीच हो रहा है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है, उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे, उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलने के, बोलते रहता है लोग। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, एक डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल हैं, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया था, उस ढंग से करेंगे। मैंने बिंद्रू साहब के किलिंग के बाद ही जैसे आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में, पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आपने सही कहा कि सॉफ्ट टारगेट को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी आबादी है। एक खदशा यहाँ पे ये हो रहा है, एक अप्रेंशन है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट कुछ एक्टिव हैं। कुछ बात आई थी जो वहाँ पे केस हुआ, क्योंकि आपने भी लिखा है कोरोबरेटर था ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था। तो कोरोबरेटर वही होगा जो साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, ये 5 मिलकर काम करता था अटैक करने में। तो बाकी लोग आइडेंटिफाई कर लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो आईजी विजय कुमार को आप सुन रहे थे कि घाटी में शांति पूरी तरीके से बनाए रखी जाएगी, और उसको लेकर सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ एक के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। रिफत इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। रिफत, देखिए, 24 घंटे में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। वो लश्कर का टॉप कमांडर जो कि पुलिस की हिट लिस्ट में था, और बाकी आतंकी जो कि लगातार सीरियल किलिंग को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में ये साफ अंदेशा है कि जिस तरीके से रणनीति बदलते हुए लगातार घाटी को अशांत करने के लिए आम लोगों का खून बहाने की जो मंशा रख रहे थे, उन पर कड़ा प्रहार सुरक्षा बलों का लगातार जारी है। देखिए, जिस तरीके से आईजीपी ने कहा कि ये हिट लिस्ट में थे, और खासतौर से उन्होंने कहा कि पांपोर में 2 मिलिटेंट मारे जाएंगे, तो इस वक्त जो है मारे जा चुके हैं 2 मिलिटेंट, उसमें एक टॉप कमांडर पुलिस का कहना है कि शामिल था। और कुल मिला के जिस तरीके से आपने कहा, पिछले 24 घंटे में 4 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन 8 तारीख से लेकर आज तक यानी 9 दिनों में
13 मिलिटेंट मारे गए अलग अलग एनकाउंटर्स में। उसमें शुपाया में 5, श्रीनगर में 2 मिलिटेंट मारे गए, पुलवामा में 4 मिलिटेंट मारे गए, इसी तरीके से बांडीपोरा में 1 मिलिटेंट मारा गया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक के बाद एक जो 9 एनकाउंटर हुए, 13 मिलिटेंट इसमें मारे गए और उसमें 2 टॉप कमांडर शामिल है, जो पुलिस बता रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले शमीम सोफी नामी एक जैश का कमांडर मारा गया और आज पुलिस ने ये कहा कि जो आज पांपोर में एनकाउंटर हुआ उसमें लश्कर का एक टॉप कमांडर मारा गया, जिसका नाम पुलिस कह रही है उमर मुश्ताक खांडे। तो जिस तरीके से ये लगातार एनकाउंटर्स हुए और पुलिस ने ये भी कहा कि कल जो मिलिटेंट मारे गए वो सिविलियन किलिंग्स में इन्वॉल्व थे और आज जो एक मिलिटेंट मारा गया वो पुलिस वालों की किलिंग में इन्वॉल्व थे। तो आईजीपी का कहना है कि इस तरीके के ऑपरेशंस जारी रहेंगे और हमने देखा कि जब से ये सिविलियन किलिंग्स हुई तब से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस बढ़ गए और काफी जगहों पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च करके एनकाउंटर में मिलिटेंट मारे गए। बिल्कुल, लगातार गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं आतंकवादियों का एक ग्रुप, वो जो कि लगातार सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा है, जवानों को मौत के घाट उतार रहा है, तो दूसरी तरफ आम नागरिकों को भी टारगेट करते हुए 200 लोगों की लिस्ट निकलकर सामने आई थी रिफत, और ऐसे में लगातार उसी के बाद से ये सर्च ऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, लौटेंगे रिफत आपके पास, लेकिन आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों में 13 आतंकवादियों का सुरक्षा बल सफाया कर चुके हैं। पुलवामा में कल जहां एक आतंकी को सुरक्षा बल ने मार गिराया था, तो आज पंपोर इलाके में भी सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है। श्रीनगर में भी कल एक दहशतगर्द ढेर किया गया था। पुंछ में भी आतंकियों ने मुठभेड़ की थी, जो कि अभी तक जारी है, और कई आतंकवादियों को सुरक्षा बल ने फिलहाल घेर रखा है। पिछले 6 दिन से लगातार ये मुठभेड़ पुंछ इलाके में जारी है। घना जंगल की वजह से आतंकियों का सफाया नहीं हो पा रहा है और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। ये 5 तस्वीर आप देखिए पुलवामा में किस तरीके से आज 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। शहीद बशीर ढेर हो चुका है, बशीर आतंकी बशीर ढेर हो चुका है, जो कि लश्कर का टॉप कमांडर है, जो कि लगातार पुलिस की हिट लिस्ट में था। 6 दिन से इसी इलाके में पुंछ में मुठभेड़ जारी है और ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन में कामयाबी मिले। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 6 दिनों से आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। आतंकी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। ये आतंकी पुंछ के जंगलों में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, जो आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ सोमवार को शुरू हुई थी, जिसके बाद जवानों की और ज्यादा टुकड़ियां वहां पर भेजे गए, जिन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। मुठभेड़ वाले इलाके में जवान पोजीशन संभालते हुए नजर आए हैं। गोलीबारी की वजह से पास से गुजरने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। खबर यह है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पुंछ में डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बल पर हमला किया था और फिर जंगल में छिप गए थे, और इन्हीं आतंकियों का सफाया करने के लिए अभी तक सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद है। सोमवार को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक ये लगातार मुठभेड़ जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आप सुनिए, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है और अभी तक सोमवार को 5 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद 2 जवान हमारे शहीद हुए, और ये सबसे बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है पिछले कई दिनों से, जिसमें अभी तक 7 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। और इन आतंकवादियों का सफाया करने के लिए पूरे शिद्दत के साथ सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए हैं। चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया जो है पूरी घाटी से हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल पुंछ में ये ऑपरेशन ऑल आउट जारी है पिछले 6 दिनों से। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए मदद ली जा रही है ताकि इन आतंकियों की लोकेशन ट्रेस की जाए, क्योंकि इन्हीं घने जंगल में ये आतंकवादी छिपे हुए हैं और इस इलाके से जो सटा हुआ हाईवे है, जो सड़क है जो वहां से गुजरता है, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि पूरे इलाके को सील कर लिया गया है, पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है ताकि किसी भी सूरत में ये आतंकवादी वहां से बाहर ना निकल पाए। और ऐसे में कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया करते हुए इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए, लेकिन 6 दिन बीत चुके हैं। आप देखिए 6 दिनों से लगातार ये गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। देखिए हम भी मान के चल रहे हैं कि जो आतंकवादी है उनको हमने एक जगह पे होल अप कर लिया हुआ है। अब टोपोग्राफी के मद्देनज़र अपनी SOPs के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक लिया जाएगा। इस किस्म के इलाके में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसको पाए तकमील तक जल्द अज जल्द लिया जाए। हम जब ये समझेंगे कि सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ से ट्रैफिक निकालना मुनासिब है, तब हम निकाल देंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल डाइवर्जेंस जो हैं वो नहीं दी गई हैं।
लेकिन लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये ज़रूरी है, क्योंकि टेररिस्ट जो है उसके साथ इंटरमिटेंट कांटेक्ट बना हुआ है और लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र हम चाहते हैं कि ये जो रास्ता है उसको एक इजी सी डाइवर्जन बना के, थोड़ी सी ही फ़र्क है, मैं मानता हूँ कि फ़र्क है लेकिन ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र किया गया। डरने की कोई बात नहीं है, जो आया है टेररिस्ट यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज होगा और उसको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल जॉइंटली मिलके न्यूट्रलाइज करेंगे। धन्यवाद। वहीं पुंछ में चल रही मुठभेड़ की वजह से राजौरी हाईवे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुंछ और राजौरी हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लोगों की पहचान पत्रों को देखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी कहीं जंगल से निकलकर किसी इलाके में ना घुस जाए, जिसके बाद से सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले की तलाश ली जा रही है। यही नहीं, मुठभेड़ वाली जगह के पास के इलाकों के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, पुंछ इलाके की तस्वीर, घना जंगल जहां पर इस वक्त आतंकी छिपे हुए हैं और ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर हर आने जाने वाले इंसान की चेकिंग की जा रही है, उनका पहचान पत्र देखने को देखा जा रहा है और साथ ही जो हाईवे इससे जंगल से सटा हुआ है उस हाईवे को बंद कर दिया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है। डीआईजी को आप सुन रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा और ऐसे एनकाउंटर्स में थोड़ा समय लगता है जब ऐसा घना जंगल होता है और 6 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में और कितना वक्त लगेगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की खबर यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। करीब 5 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं की ओर से अध्यक्ष पद पर वापसी की अपील पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पर विचार जरूर करेंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में राहुल गांधी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। आज 5 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चली, जिसमें राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर काबिज होने की मांग कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से की गई कि एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से पहले या तो वो अंतरिम अध्यक्ष पद की कमान संभाले या फिर चुनाव होने के बाद यानी कि तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए फिर वो अध्यक्ष बने। लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी, जो कि अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर काम करती हूं और ऐसे में संगठन एक बार फिर से चाहता है कि पार्टी को नए सिरे से मजबूती प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है एकता बनाए रखना, अपने बयानों पर कंट्रोल रखना और ऐसे में किस तरीके से संगठन का चुनाव होना है उसको लेकर तमाम तरह की जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये जो कभी अंतरिम अध्यक्ष, कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की दावेदारी पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। एक मत थे, अगर होंगे नहीं होंगे उन पर निर्भर। सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और वो जो निर्णय लेंगे उस पे उनको उनके ऊपर ही होगा। और अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, देखिए, मांग लगातार यही की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का अब नेतृत्व राहुल गांधी करे। हालांकि आपने इस बारे में भी जानकारी दी, या तो वो अंतरिम अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर चुनाव के बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए अध्यक्ष पद की कमान संभाले। लेकिन मौजूदा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो पूर्ण सत्र है, सदस्यों का जो पूर्ण सत्र है, वो कब खत्म हो रहा है? क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में इसका समापन हो रहा है, ऐसे में चुनाव भी उसी दौरान होंगे। तो क्या संभावना है कि अंतरिम अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के तौर पर दावेदारी ठोक सकते हैं?
देखिए अब एकदम से स्पष्ट हो गया है कि अगले साल जो संगठन के चुनाव होने यानी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होना है। अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी उसमें उम्मीदवार होंगे और राहुल गांधी कांग्रेस के अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष 5 सालों के लिए बन जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सोनिया गांधी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक सुर में ये कहा कि आप अगले चुनाव तक अध्यक्ष बने रहिए और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो भी ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही अगले चुनाव तक अध्यक्ष बनी रहें ताकि राहुल गांधी के चुनाव में किसी तरह की उस प्रक्रिया में कोई बाधा न पड़े। कुछ नेता चाहते थे कि राहुल गांधी अंतरिम अध्यक्ष का जो कार्यकाल बचा हुआ है 6-8 महीने का कार्यकाल है उसमें भी अध्यक्ष बन जाए ताकि आसानी से वो अगले अध्यक्ष चुने जाएं। इस राय को लेकर के गांधी परिवार ने एक सहमति ये जताई है कि सोनिया गांधी ही अगले चुनाव तक अध्यक्ष बनी रहेंगी और राहुल गांधी उसके बाद 5 साल के लिए जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार होंगे। और अगर राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि उनके सामने कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। G23 समूह के असंतुष्ट नेताओं ने चुनौती जरूर दी है, लेकिन कांग्रेस के मैनेजरों का ये मानना है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो राहुल गांधी अगर उम्मीदवार बनते हैं तो उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा करें। इसलिए 2 बातें स्पष्ट है कि अगले संगठन चुनाव तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और अगले अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। बिल्कुल, यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी अगले 5 विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों के। लेकिन अरुण, क्योंकि G23 नेताओं की तरफ से लगातार सवाल यही उठाया जा रहा था कि देखिए संगठन का चुनाव हो, औपचारिक तौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव हो, ऐसे में क्या लगता है आपको कि वहां पर अब सुर जो है शांत होते हुए दिखाई देंगे या फिर चुनाव से पहले एक बार फिर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, उसी तरीके से आवाज बुलंद करते हुए तमाम नेता नजर आएंगे? देखिए G23 असंतुष्ट नेताओं के गुट की जो सबसे बड़ी मांग थी कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए, केंद्रीय चुनाव समिति का चुनाव होना चाहिए। अब जब पार्टी ने और खासतौर से सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग भाषण में ही साफ कह दिया कि चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया गया, अब चुनाव अध्यक्ष का होगा, उसके बाद प्लेनरी सेशन बुलाया जाएगा जिसमें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव होगा, केंद्रीय चुनाव समिति का चुनाव होगा, ये सब बातें बात की हैं। तो उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कहा कि सोनिया गांधी में उनकी आस्था है, उनके नेतृत्व में उनको भरोसा है और उनकी जरूरत जहां भी हो पार्टी को वो एकजुट होकर इकट्ठा होकर के काम करने के लिए तैयार है। मतलब सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में जिस तरह से तीखे तेवर अख्तियार किए, तल्ख तेवर अख्तियार किए, उसके बाद G23 के नेताओं ने एक तरह से अपने तेवर बहुत ही ठंडे कर लिए और बड़े ही अच्छे तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे हंगामा हो सकता है। इसका जवाब जो संगठन महासचिव वेणुगोपाल हैं उन्होंने कहा कि नो स्टॉर्म नो थंडर, किसी तरह का कोई बवाल या कोई विवाद नहीं हुआ और सबने एकजुट होकर के 2 बातें कही कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहें और अगले चुनाव के बाद राहुल गांधी पद संभाल लें। बिल्कुल अरुण, एकजुट होकर बात तो कह दी गई है, लेकिन क्या ये एकजुटता कांग्रेस पार्टी में दिखाई देगी आने वाले चुनाव में, वो देखना होगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में संगठन के चुनाव का कार्यक्रम भी तय किया गया है। बैठक के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक अगले साल यानी कि 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। संगठन के चुनाव के लिए तय कार्यक्रम के तहत इस साल 1 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद 16 अप्रैल से 21 मई तक ब्लॉक स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे और 21 जुलाई 2022 को पीसीसी स्तर के चुनाव करवाए जाएंगे। तो कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण, देखिए संगठन चुनाव को लेकर पूरी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब किस तरीके से पार्टी में एकजुटता नजर आएगी, क्योंकि ये तमाम वो नेता थे जो कि मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए नजर आए थे और इसको लेकर सोनिया गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि देखिए आपको अपने बयान पर अंकुश लगाना होगा। अगर किसी तरीके की कोई वार्ता करनी है या बातचीत करनी है तो मीडिया के जरिए नहीं, आप सीधे तौर पर आइए, 1-to-1 चर्चा करिए, क्योंकि मैं हमेशा से ही संवाद का पक्षधर रही हूं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अब खुलकर गुटबाजी खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में इस बैठक के बाद? देखिए गुटबाजी खत्म हो जाएगी ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन ठंडी जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि चुनाव की ही मांग थी और चुनाव की मांग मान ली गई है। और सोनिया गांधी ने कड़े शब्दों में ये भी कह दिया है कि अगर मैं सबसे मिलती हूँ, फ्रैंकनेस है मेरे अंदर सुनने की और सुनाने की, तो आप मीडिया के जरिए बात मत करिए, सीधे आइए मुझसे बात करिए। तो मुझे लगता है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, ये बयान जो दिए जाते थे, उनमें जाहिर तौर पर कमी आएगी, क्योंकि उनकी मांग भी मान ली गई है और उनको निमंत्रण भी दिया गया है कि आप अपनी बात आकर के अध्यक्ष से कह सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आपका रुख करते रहेंगे। तो फिलहाल गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ठंडी जरूर पड़ गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस के बाद से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नजर आए। अब उन्होंने इस केस में एनसीबी के गवाहों पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि एनसीबी फिक्स गवाहों के जरिए फर्जी केस बनाती है। नवाब मलिक ने इस मामले में गवाह फ्लेचर पटेल की एक तस्वीर जारी कर सवाल उठाए। हम जवाब चाहते हैं कि वानखड़े साहब, आपका फ्लेचर पटेल का क्या रिश्ता है? क्या वो आपके पारिवारिक मित्र हैं? फिक्शन रहा है, फर्जी रहा है। आर्यन के मामले में भी हमने उजागर किया, हमारे दामाद के मामले में भी कोर्ट का आदेश यही बता रहा है। और ये 3 जगह ये अगर पंच है उनके पारिवारिक रिश्ते का आदमी, तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाया गया। और नवाब मलिक के आरोपों पर फ्लेचर पटेल ने भी न्यूज 18 से बातचीत की और इस तरह से उनका नाम उछाले जाने का विरोध जताया। साथ ही उन पर मानहानि का दावा करने की भी चेतावनी दी। सर, समीर वानखेड़े के पारिवारिक मित्र बताया जा रहा है आपको, किस तरीके का आपका रिलेशन है उनके साथ, ये जानना चाहूँगा। पारिवारिक मित्र होना क्राइम है? किसी क्रिमिनल का भी पारिवारिक मित्र होता है तो वो क्या क्राइम है? ये तो एक अच्छे फैमिली का पारिवारिक मित्र हूँ, वो परिवार बहुत मेन रोल खेलता है मेरे लाइफ में। और आप एक सिपाही को डराने की और नाम पब्लिश करने की जो घटिया जो ये सिस्टम में लगा है वो गलत है। और आपके अगेंस्ट ही मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि आपने सरकारी पंच का एक नाम पब्लिक किया है। आपके अगेंस्ट बहुत जल्दी मानहानि का दावा ठोकूंगा कि आपने मेरे नाम के ऊपर जो ये कीचड़ उछालने के लिए कोशिश की है, ये गलत है। एनसीबी पर नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े खुलकर कुछ कहने से बचते हुए दिखाई दिया और उन्होंने नवाब मलिक को शुभकामनाएं दी। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। तो एनसीबी को लेकर लगातार नवाब मलिक की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी केस एनसीबी दर्ज करती है, फर्जी गवाह होते हैं और ऐसे में समीर वानखेड़े की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। नवाब मलिक के तमाम आरोपों को लेकर सीधे तौर पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। जिस तरीके से एनसीबी ने ड्रग्स केस में कार्रवाई की, उसके बाद लगातार नवाब मलिक हमलावर होते हुए एनसीबी पर।